Assalamu alaikum and welcome to the second episode of Kickoff. मेरे साथ एज ऑलवेज ख्वाजा उबैद एंड शेख हमदान आपके साथ फुटबॉल की सारी डिस्कशन रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, कतर में पिछले 2 दिनों में मैचेस के रिजल्ट्स क्या रहे, बहुत इंटरेस्टिंग गेम्स रहे, उनकी थोड़ी सी हाइलाइट्स भी हम देंगे। लेकिन पहले एक नज़र हेडलाइंस पे। इस पिछले 2 दिनों के मैचेस के अंदर प्रॉब्ली सबसे एक्साइटिंग मैच, वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग मैचेस मोरक्को का गेम था, जो कि उन्होंने बहुत बड़ी सरप्राइज के दी सबको और बेल्जियम को हरा दिया। एक बहुत ही दिलचस्प मैच जिसके अंदर मोरक्को ने बेल्जियम, जो कि दुनिया में नंबर 2 रैंकिंग की टीम है, उसको काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हराया। उबैद, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा। बेल्जियम एक टीम है जिसके साथ एक्सपेक्टेशंस हमेशा बहुत ज़्यादा होती हैं। इनकी टीम में सुपरस्टार्स टॉप टू बॉटम भरे हुए हैं और ये प्लेयर्स पिछले 10-12 साल से एक साथ खेल भी रहे हैं, जूनियर लेवल से एक साथ ऊपर आए। तो क्या बात है आपके ख्याल से कि ये बड़ी इवेंट्स पे आके समहाउ इनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती? इनसे उम्र एक्सपेक्टेशन हमेशा पिछले कुछ टूर्नामेंट से गोल्डन जनरेशन थी इनकी। एक्सपेक्टेशंस थी कि परफॉर्म करेगी, जीत के दिखाएगी कुछ, चाहे यूरोज हो चाहे अब वर्ल्ड कप है, ये दूसरा उन्होंने किया नहीं। आई थिंक जो वेट था, जो प्रेशर था एक्सपेक्टेशंस का, वो टीम संभाल नहीं पाई। मोरक्को के गेम में केविन डी ब्रुयना जो है, जो दुनिया के बेहतरीन अटैकिंग मिडफील्डर माने जाते हैं, वो बहुत एवरेज नजर आए। तो अगर डी ब्रुयना का अच्छा गेम नहीं हो रहा तो आपको मालूम है कि कुछ गड़बड़ है। और उसके बाद उनकी टीम में अंदर भी कुछ मसले चल रहे हैं। उनका वर्टोंगन का कुछ बाद में पता चला कि डी ब्रुयना ने कहा कि हमारी टीम बहुत बुढ़ी हो गई है, बहुत ओल्ड, हमारे प्लेयर्स आर टू ओल्ड। तो वर्टोंगन ने कहा शायद हमारे अटैकर्स बहुत उनकी एज बहुत ज्यादा होगी। तो वहां भी ऑफ द फील्ड भी कुछ चक्कर चल रहा है उनका। बट क्रेडिट टू मोरक्को, बहुत जबरदस्त गेम खेला उन्होंने। एक होम गेम की तरह था, क्राउड उनको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट कर रहा था और जैसे मैच प्रोग्रेस करता गया वो मैच में बढ़ते गए उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। एक्चुअली एक चीज जो डिफरेंट देखने को मिली हमें इस वर्ल्ड कप में, वो ये है कि ये जो टीमें जिनको हमेशा छोटी टीमें माना जाता था अफ्रीका की या एशिया की, वो काफी एग्रेसिव फुटबॉल खेल रहे हैं। इस वाले गेम में भी नॉन स्टॉप अटैक से एक जो पर्टिकुलर चीज इस गेम में मैं आपसे पूछना चाह रहा था, टैक्टिक्स के पर्सपेक्टिव से और ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से, जो पहला गोल हुआ कॉर्नर से स्ट्रेट इन, मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने ये चीज प्रैक्टिस की थी कि दूसरा अटैकर बॉल को फॉलो करके आएगा, या डू यू थिंक दैट वाज अ फ्लूक? होता क्या है कि इंटरनेशनल सेटअप्स के अंदर वर्ल्ड कप, यूरो और कोपा अमेरिका वगैरह में एक काफी ज्यादा एम्फेसिस और फोकस किया जाता है सेट प्लेस पे। इवन के लीग्स के अंदर भी सेट प्लेस से मुराद है कॉर्नर, फ्री किक, ये सारे जो रूटीन्स होते हैं इन पे काफी फोकस किया जाता है। इवन के प्रीमियर लीग और इस सब में भी अब आप देखेंगे स्पेशलाइज सेट पीस कोचेज होते हैं उनके साथ। वो ये बिलीव करते हैं कि इटली का जो सेट पीस एनालिस्ट है, वो ये जो भी टॉटनम में गया है, वो बिलीव करता है कि आप सीजन में 15 गोल मार सकते हो अगर आप सेट पीस को सही से फॉलो करो। सो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो सेट पीस भी प्लान्ड होगी कि उन्होंने किस तरह ब्लॉकर ने किस तरह जाना है, किस तरह ब्लॉक करना है। कोर्टवा का विजन, ये लगा कि कोर्टवा की विजन रिस्ट्रिक्टेड थी, वरना ये एक गोलकीपर के लिए यूजुअली, उबैद यू माइट बी एबल टू टेल अस, कि दिस शुड, एक जो आपके राइट साइड पे है बॉल ऑन योर नियर साइड, वो यूजुअली यू एक्सपेक्ट के गोलकीपर रोक लेगा। नियर साइड है वो यूजुअली कहते हैं कि गोलकीपर का एरर है। नियर साइड जो है आपको गोल नहीं देना चाहिए, और स्पेशली इस किस्म का गोल जो इट्स नॉट इवन के जैसे कोने में था, ऊपर नीचे से आया है, तो कोर्टवा को रोक लेना चाहिए था। बट क्या या ये पहले से उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि इस तरह शॉट लेंगे, या उस वक्त उनको अपॉर्चुनिटी नजर आई कि वो गोलकीपर इस जगह पे खड़े हुए, क्योंकि अगर नॉर्मल जगह पे भी खड़े होते तो गोलकीपर को रोक लेना चाहिए था। सेट पीसेस का आप कहते थे जैसे, बिल्कुल इसी तरह से आई थिंक पहला गोल डिसअलाउ हुआ था, वो भी सेट पीस पे ही गोल था। सो काफी एम्फेसिस होता है सेट पीस पे। मैं आपको बताता चलूं, इंग्लैंड ने 2018 के वर्ल्ड कप के अंदर 9 गोल मारे थे सेट पीसेस पे। आउट ऑफ 32 टीम्स, 15 टीम्स स्कोर्ड देयर 50% ऑफ देयर गोल्स फ्रॉम सेट पीसेस। तो कोई मतलब इसके पीछे एक क्लियर कोरिलेशन है कि नेशनल टीम्स भी जो है वो इस चीज को काफी ज्यादा फोकस करती हैं सेट प्लेस पे। दे आर इजी टू प्रिपेयर, क्योंकि आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है। मुझे नहीं पता कि आप करोगे क्या ब्लॉकर्स यूज कर रहे हैं, और डिफेंड करना मुश्किल होता है क्योंकि आप देखते हो यार ये पॉसिबली प्लेयर शायद इस तरफ मूव कर रहे हैं
बट उन्होंने वो एक ट्रैप किया होता है ताकि ये बीच की जगह खाली हो जाए और यहाँ से हेडर्स करें। इंग्लैंड यूज करता था हैरी आज मैगवायर कोरिया को। ने भी 2 हेडर पे गोल हुए हाँ वो था। फिर इफ तो इंग्लैंड ऑल्सो स्कोर्ड देयर फर्स्ट गोल, वर्ल्ड कप का फर्स्ट गोल वो भी कॉर्नर के थ्रू ही था। सो देयर इज ए क्लियर रिलेशनशिप, क्योंकि आई नो एज ए कोच आप इस चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करते हो सेट प्लेस पे, क्योंकि ये एक ऐसा वेपन है जो कि आपको फ्रॉम नो वेयर, आउट ऑफ नो वेयर, फ्रॉम नो सिचुएशन यू कैन क्रिएट अ क्लियर कट चांस। राइट। दूसरा जो एक मैच था जिसको हेडलाइंस में भी मेंशन किया गया वो था ऑब्वियसली अर्जेंटीना का प्री टूर्नामेंट फेवरेट मेसी प्रॉब्ली अपने आखिर अंदर, और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग उनका ओपनिंग मैच रहा। बट जैसे कि ये वर्ल्ड कप रहा है, एक एक्साइटिंग वर्ल्ड कप रहा है। यूजुअली हम लोग यही कहते हैं कि ग्रुप स्टेजेस बोरिंग हो जाया करते थे पिछले टूर्नामेंट्स में, लेकिन इस बार ये देखने को मिला कि कोई भी मैच आसान नहीं निकला। बिल्कुल। और इनफैक्ट अर्जेंटीना ने जो रिबाउंड किया अगेंस्ट मेक्सिको वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था। 2-0 मेसी का एक गोल जो कि आई थिंक उन लोगों के लिए बहुत क्रूशल होगा ताकि वो भी फॉर्म में आए। और उसी के साथ साथ उसके बाद जो रिजल्ट आया जापान का सरप्राइज लॉस अगले दिन कोस्टा रिका से, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि इधर से क्या अर्जेंटीना वापस अपनी राइस पे आ सकता है और एज अ टूर्नामेंट फेवरेट वापस आएगा? देखिए उमर, एक दफा अर्जेंटीना के ग्रुप से निकल जाता है और नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। आपको पता है उनकी प्लेयर्स उनके पास हैं, मेसी इज देयर। मेसी की परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी नहीं थी इस मैच में मेक्सिको के, टिल ही स्कोर्ड द गोल। वो बिल्कुल विड्रॉन आ गए थे बिकॉज आगे उनको मार्कआउट कर दिया था गेम से, तो पीछे से खेल रहे थे ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द गेम फ्रॉम देयर, बट वहां से भी उनसे नहीं हुआ जा रहा था। ही कुडंट ड्रिबल थ्रू प्लेयर्स, ही कुडंट क्रिएट द चांसेस, बहुत उनसे टर्नओवर्स उनके बहुत हुए। बट यू नो क्लास प्लेयर जो होता है फिर वो उसको एक सेकंड चाहिए होता है, एक मोमेंट चाहिए होता है अपना मैजिक दिखाने के लिए, और उनको एक मोमेंट मिला आउटसाइड द बॉक्स और उन्होंने प्लेस करके गोल कर दिया। Right. एंड ही brought them back into the tournament. Absolutely. We'll continue the discussion इस ब्रेक के बाद। वापस हाजिर होते हैं स्टूडियो के अंदर। वेलकम बैक। जाने से पहले हम गुजरे हुए मैचेस की बात कर रहे थे, तो अभी जो लेटेस्ट मैच खत्म हुआ है उसके अंदर 5 दफा की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हरा दिया। हमदान, कुछ ज्यादा एक्साइटिंग मैच नहीं था। आज ब्राजील बहुत स्क्रैपी फुटबॉल खेल रहे थे, पासेस मिस कर रहे थे, लग नहीं रहा था कि ब्राजील की टीम अपने फ्लेयर में खेल रही है। आपके ख्याल से ये स्विट्जरलैंड की ऑर्गेनाइजेशन की वजह से था या ब्राजील खुद कुछ इजी हो गया आज? नहीं, दोनों चीज का। इजी तो गलत वो है मेरे ख्याल से। एक तो स्विट्जरलैंड यस वाज वेरी वेल ऑर्गेनाइज, उनको पता था उनको कौन सी जगहें रोकनी थी डिफेंसिवली, क्या उन्होंने करना था। फिर दूसरी चीज जो ब्राजील को एक थोड़ा सा सेटबैक हुआ है वो नेमार की इंजरी हुआ है। सो नेमार की इंजरी की वजह से उन्होंने एक दो चीजें हुई हैं। एक तो उनको सिस्टमैटिकली थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है टू अकोमोडेट समवन एल्स, और फिर नेमार के जाने से जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी थी, जो फ्लेयर था, जहां पे वो फ्रीली खेलते थे, और वो हल्का सा खत्म हुआ है। तो चांस क्रिएशन फेस के अंदर हल्का सा जो है वो, जिस तरह आप स्क्रैपी कह सकते हैं आप, स्क्रैपी वो हुआ। तो ये एक मेजर इम्पैक्ट है नेमार के ना होने से। दे हैव टू फाइनल बॉल का मसला हो रहा था उन लोगों का। समटाइम्स यस एंड देन क्योंकि टू चेंज ऑल द सिस्टम एंड ऑल, उनको जो है वो राइट बैक एडर मिलिटाओ खिलाना पड़ा, who is not a natural right back, he's a centre back, so he doesn't have the inclination to go beyond the winger, और रफीनिया को पूरा राइट विंग कवर करना पड़ा था with the ball, so there were little एक प्लेयर की वजह से जो आपको सिस्टम से एडजस्ट करने पड़ते हैं। आई थिंक दूसरा बात ये भी है कि सर्बिया वाला मैच बड़ा टफ मैच था उनके लिए, तो ये सेकंड मैच विद इन अ कपल ऑफ डेज फिजिकली जो है बहुत टोल लेता है प्लेयर्स पे, तो उसका भी एक इफेक्ट है। दूसरा, सर्बिया के गेम में देखा कि नेमार को तो मार्क कर रहे थे, सबसे ज्यादा उन्होंने जो मार्क करके रखा था विनीसियस जूनियर को राइट पे मार्क, उसको तो हिलने भी नहीं दे रहे थे कि किसी तरीके से उसको रोका, क्योंकि उसकी स्पीड भी बहुत तेज है, बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, तो दे हैड मार्क्ड हिम आउट ऑफ द गेम कंप्लीटली द सर्बियंस। इस दफा भी स्विट्जरलैंड ने उसको कोशिश की है मार्क करने की, मगर उन्होंने अच्छा नान सेट बहुत अच्छे तरीके से डिफेंसिव सेटअप अपना किया हुआ था, which made it difficult, but in the end उन्होंने एक गोल निकाल लिया, which is what they needed। और अब वो दूसरी टीम बन गए फ्रांस के बाद, जो कि क्वालिफाई कर चुके हैं अगले राउंड के लिए। बाकी बहुत सारी बड़े नाम हैं जो अभी तक फंसे हुए हैं, तकरीबन सारे बड़े नाम फंसे हुए हैं। एक गेम जो अभी हमने देखा जर्मनी वर्सेस स्पेन जो था कल रात,
वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैच रहा, थोड़ा सा डिफरेंट गेम था। मैं आपसे पूछ रहा था शो से पहले, आप बताए थे हाउ जर्मनी ने उनको मिडफील्ड में स्क्वीज किया था। जी, मेरे लिए तो इट वाज द बेस्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप जो अब तक हुआ है। टेक्निकली अगर आप देखें स्ट्रैटेजी के लिहाज से और जिस किस्म के प्लेयर्स थे दोनों साइड पे, बेहतरीन गेम था ये। स्पेन की जो पहले मैच में, क्योंकि कोस्टा रिका उन्होंने बिल्कुल उधेड़ के रख दिया था और कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल करते। अब 7 गोल उनके अगेंस्ट करके पास्ट अराउंड देम, आगे पीछे उनको पता ही नहीं किधर जा रहे। यहाँ इस गेम में दे कुडंट डू दैट बिकॉज जर्मनी वाज ऑन देम। डिफेंडर्स को उन्होंने नहीं प्रेस किया, मगर मिडफील्ड में जावी, पेड्री, बाकी जो उनके प्लेयर्स हैं, जो प्ले मेकर्स हैं, उनको बॉल नहीं मिला। बट देन जो सब्स्टिट्यूशन किया लुइस एनरिके ने, उससे इमीडिएट इम्पैक्ट आया एंड जर्मनी जो सब्स्टिट्यूशन का उसका इम्पैक्ट आया। सो इट वाज अ फैंटास्टिक गेम ऑल अराउंड। तो एक नजर हम लेते हैं इन सारे मैचेस पे जिनका ख्वाजा ने अभी मेंशन किया, जर्मनी अर्जेंटीना के कुछ बहुत एक्साइटिंग गेम्स से, एक नजर उन पे लगाते हैं। राइट, वी आर बैक। अभी आपने थोड़ी सी हाइलाइट्स देखी जर्मनी और स्पेन की, हम मेंशन कर रहे थे कि मोराटा जो हैं वो स्पेशलिस्ट बन गए बेंच पे से आके गोल करने के, और कल दोनों सब्स्टिट्यूट्स ने आके गेम बदला है। क्योंकि यस एब्सोल्युटली, और मजे की बात यह है कि दोनों टीम्स जो है वो कन्वेंशनल नंबर 9 के बगैर खेल रहे थे। जो एक स्ट्राइकर होता है ना, दोनों उनके बगैर खेल रहे थे गेम, जर्मनी और स्पेन। और दोनों के गेम के डायनामिक्स चेंज हुए थे जब दोनों स्ट्राइकर्स आए थे, नंबर 1। नंबर 2, इस वर्ल्ड कप में हमेशा से सब्स्टिट्यूट्स एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करने वाले थे इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इसके रीजंस क्या है कि एनीवेज इट्स मिड सीजन वर्ल्ड कप और एडेड टाइम भी ज्यादा है इस बार। बिल्कुल एब्सोल्युटली, एडेड टाइम ज्यादा है और प्लेयर्स का बर्नआउट भी है। पहले वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में एवरेज जो गैप था एक मैच से दूसरे मैच में, 5 दिन का था। क्योंकि ये वर्ल्ड कप उनको सीजन के बीच में और 3-4 दिन उन्होंने रिड्यूस भी किए हैं, तो इसमें 4 दिन का गैप आया मैच में। सो प्लेयर्स को एनर्जी और इस तरफ वो जो है ऑटोमेटिकली सब्स्टिट्यूट्स ही प्रोवाइड कर सकते हैं। और 6 सब्स्टिट्यूट भी हैं, 5 सब्स्टिट्यूट, वो इट चेंजेस द होल डायनामिक ऑफ द गेम। जर्मनी आफ्टर गोइंग गोल डाउन, उन्होंने अपना लेफ्ट बैक चेंज किया, उन्होंने मिडफील्डर एक चेंज किया, स्ट्राइकर चेंज किया। जर्मनी के नए सुपरस्टार के बारे में बताएं, सब जगह इनकी बात हो रही है, बहुत ही यंग प्लेयर लग रहे हैं। मैंने तो ऑनेस्टली इनको पहले खेलते हुए नहीं देखा था, बट व्हाट अ टैलेंट। जमाल मुजियाला, वो जनरेशनल टैलेंट है मेरी नजर में, और वो इंग्लैंड के चेल्सी फुटबॉल क्लब के एकेडमी के प्लेयर हैं, और उनकी वो क्वालिफाई करते हैं शायद अपनी अम्मी की तरफ से टू प्ले फॉर जर्मनी। उन्होंने रिसेंटली डिसाइड किया था दैट ही विल प्ले फॉर जर्मनी एंड ही प्लेस फॉर बायर्न म्यूनिख। जीतने के चांसेस ज्यादा हैं जर्मनी के साथ। मैं एज एन इंग्लैंड फैन वो ये सुनना नहीं चाह रहा, लेकिन बट खैर, और वो अभी बायर्न म्यूनिख में खेलते हैं। उन्होंने लास्ट सीजन उनका ब्रेक थ्रू सीजन था, इस सीजन ही इज बीन द मेन हार्ट बीट ऑफ देयर टीम फॉर जूलियन नागलसमैन। यस, इज हैविंग फैंटास्टिक टैलेंट एंड अक्रॉस द बोर्ड सबकी कमेंट उन पे यही थी कि ये वो तो होता है हमेशा कि नेक्स्ट मेसी या नेक्स्ट नेमार आ गया, बट हिज टैलेंट इज अनडिनाएबल। जो उमर जो अच्छा मिडफील्डर होता है ना, उसमें 2-3 चीजें होती हैं कॉमन, जो आपको जावी, पेड्री, फिल फोर्डन इस तरह के प्लेयर्स में था। एक वो होते हैं कंफर्टेबल ऑन द बॉल, और दूसरा वाला ऐसा लगता है कि वो पिच पे से ना ग्लाइड करते हुए जा रहे हैं, और आपको लगता नहीं है कि भाग रहे हैं। तो इतना एफर्टलेस उनका रन होता है, इतना कंफर्टेबल उनका रन होता है, उनके पाँव पे बॉल चिपकी भी होती है। सो ये बिल्कुल इसी तरह का प्लेयर है, जिस तरह बॉल प्लेयर्स के थ्रू निकाला उन्होंने 2-3 दफा, फैंटास्टिक, बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने बचा तो लिया, यानी थोड़ी ग्लिमर ऑफ होप रखी है, 1 पॉइंट उनके पास है। अगला मैच गोल डिफरेंस के साथ अगर वो कुछ जीते हैं तो शायद उनका चांस बने जर्मनी का। बट रियलिस्टिकली आपको लग रहा है कि जर्मनी की टीम जो अभी है, अपार्ट फ्रॉम 1 or 2 वेरी टैलेंटेड प्लेयर्स, ये ऐसी टीम है जो इस टूर्नामेंट में आगे तक जाके और बाकी टीमों को ट्रबल करेगी? मैं ये समझता हूँ बिल्कुल ऐसा है। जब कल लीरोय साने आए थे, वो इनिशियली पहले गेम में और सेकंड गेम में भी इंजर्ड थे। सो उनके आने के बाद सेकंड हाफ में जर्मनी वर लुकिंग अ कम्प्लीटली डिफरेंट आउटफिट। देयर वाज मोर 1v1 एबिलिटी, वो अंदर कट कर रहे थे, प्लेयर्स को बीट कर रहे थे, ही वाज इन्वॉल्विंग एवरीवन विद हिज प्ले। सो वो एक वेपन है जो जर्मनी ने मिस किया है बिकॉज ऑफ इंजरी, और अगर वो आगे गए, यस ही विल बी अ ग्रेट एडिशन एंड आई फील जर्मनी विल बी अ टफ टीम टू बीट। राइट, विल टेक अ ब्रेक ओवर हियर, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक। डिस्कशन जारी रखने से पहले एक क्विक पैकेज हम आपके लिए पेश करेंगे पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंट के ऊपर। पाकिस्तान में भी हर दूसरा नौजवान इस खेल को अपना पैशन मान चुका है। हाय, माय नेम इज इरहान, आई एम 15 इयर्स ओल्ड और फुटबॉल खेलना मेरा पैशन है। जब मैं छोटा था मैं बड़ी बड़ी टीमों को बड़े बड़े स्टेडियम में खेलते हुए देखते हुए बहुत फैसिनेट हुआ और मैंने अपने अब्बू से डिस्कस किया कि मुझे भी फुटबॉल खेलनी है क्योंकि बहुत फैसिनेटिंग गेम था ये। तो मेरे अब्बू ने मुझे बहुत सपोर्ट दी और मैं अब कोचेस के साथ ट्रेन करता हूँ आफ्टर स्कूल और वैसे ही सैटरडेज को, जो अब मेरा ड्रीम कम ट्रू हो गया है कि मैं अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूँगा और अपना फैमिली का नाम रोशन करूँगा। अभी वर्ल्ड कप हो रहा है, मैं तो पोर्चुगल को सपोर्ट कर रहा हूँ और अभी करंटली मेरा फेवरेट प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और रहा है, मेरा आइडल है। बहुत से मुल्कों में ये रिवायत का हिस्सा है कि स्कूल में बच्चे फुटबॉल खेलकर वक्त गुजारते हैं, जिसकी वजह से ये एक कल्चर बन चुका है और फुटबॉल फरोग पा रहा है। अरहान भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट यंग बच्चों के साथ पाकिस्तानी फुटबॉल प्लेयर्स को सपोर्ट करे ताकि पाकिस्तान भी एक दिन आलमी फुटबॉल चैंपियन बन सके। हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन कर सकते हैं और अगर हम उनको इतनी रिकग्निशन दें, जैसे जिडान है हमारा इस्लामाबाद से, वो प्रमोट हुआ था, मैनचेस्टर यूनाइटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है वो और वर्ल्ड कप में ईरान की तरफ से खेल रहा है। तो हाँ, अगर हम अपने प्लेयर्स को ट्रेन करें तो पाकिस्तान का नाम बढ़ सकता है। यहाँ से इन होना, यहाँ से आउट, इनपुट आउटपुट, गुड, इन आउट, गुड। फ्यूचर टैलेंट तो आपने देखा, अब हम बात करते हैं जो टैलेंट ऑन डिस्प्ले है वर्ल्ड कप पे। सारे ग्रुप्स अभी भी ओपन हैं, कहीं भी डिसीजन नहीं हुआ है, सिर्फ टॉप 2 टीमें हैं जो क्वालिफाई कर चुकी हैं, फ्रांस और ब्राजील। ग्रुप ए के अंदर अगर हम पहले नज़र डालें और आने वाले हफ्ते के जो मैचेस हैं उसके अंदर अमेजिंगली जो टॉप तीनों टीम हैं उनकी क्वालिफिकेशन अभी भी कहीं भी कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। आई बिलीव सेनेगल का भी इक्वाडोर से गेम रहता है, वो जो मैच जीतेगा आई थिंक वो दे विल गो थ्रू। ड्रॉ की सूरत में भी गोल डिफरेंस के ऊपर थोड़ी सी कहानी आ जाएगी और नेदरलैंड्स उसूलन उन्हें कतर को हरा देना चाहिए। तो हाउ डू यू सी ग्रुप ए? जिस तरह आपने कहा उसूलन हरा देना चाहिए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में जितने अपसेट्स हुए, मैं अभी ऑन रिकॉर्ड तो कोई प्रेडिक्शन इस तरह की नहीं दे रहा कि क्या होगा, बट नेदरलैंड्स ओनली नीड्स अ ड्रॉ। तो एक अगर उनको ड्रॉ कतर के साथ हो गया तो वो तो फॉर श्योर आ जाएंगे। जहां तक बात रही सेनेगल इक्वाडोर की, तो सेनेगल नीड टू विन इफ दे वांट टू गो थ्रू, क्योंकि उनका गोल डिफरेंस इक्वाडोर के सुपीरियर है। अगर ड्रॉ होता है सो बल्कि ड्रॉ की भी जरूरत नहीं है, इक्वाडोर सिंपली आगे हो जाएगा। सेनेगल नीड्स टू विन, इट्स काइंड ऑफ अ नॉकआउट गेम फॉर सेनेगल। ड्रॉ हुआ तो वो बाहर। आई थिंक इक्वाडोर विल गो थ्रू इन दिस गेम। ग्रुप बी के अंदर उबैद अगर हम देखें तो प्रॉब्ली द मोस्ट एक्साइटिंग मैच, नॉट ओनली फुटबॉल के लिहाज से बट ऑल्सो आई थिंक सारी दुनिया की नजर होगी इस गेम के ऊपर। ईरान और यूएसए का मैच है और जो जीता वो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। इंग्लैंड लग रहा है कि वेल्स को उन्हें अगेन कुछ पता नहीं है, लेकिन इंग्लैंड को उसूलन जीत जाना चाहिए जिस तरह की वो फॉर्म में खेले। पिछला मैच थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था, बट एक नज़र ईरान और यूएसए के मैच पे। ईरान यूएसए के ऑफ फील्ड भी इश्यूज हैं, ऑन फील्ड भी काफ़ी उनका मैच जो है वो कांटे का रहता है एंड वो इस पोजीशन में आ गई हैं दोनों टीमें के एक को विन चाहिए, एक को ड्रॉ चाहिए, बल्कि दे प्रेफर के विन हो। तो मैच जो है जो लास्ट ग्रुप ये मैचेस हैं इसमें कोई भी आसान मैच नहीं है और सब इंटरेस्टिंग मैचेस हैं, सब जो है अपनी पोजीशन के लिए खेल रहे हैं। ईरान ने पहले मैच के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई अपने सेकंड मैच में और एक यूएसए अगेंस्ट उनको वैसे ही एडेड इंसेंटिव होता है। वैसे भी उनके कोच और अभी क्लिंसमैन की झड़प चल रही थी, आपने सोशल मीडिया पे शायद देखा होगा, तो वो दैट्स एडेड जस्ट मोर स्पाइस टू दिस एंटायर गेम। तो गेम बहुत अच्छा होगा। यूएसए ने बहुत इंटेंसिटी के साथ खेला इंग्लैंड के अगेंस्ट। ईरान भी बहुत पैशनेट टीम है। अगेन हमने जैसा कहा इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, बट मैच बहुत अच्छा होगा, ये जरूर है। बिल्कुल। इसके बाद अगर आई डोंट थिंक कि वेल्स का कोई इतना अच्छा चांस, वेल्स ने इंग्लैंड को 4 गोल से हराना टू गो थ्रू, तो 4 गोल से हराना तो इंग्लैंड जो है वो अपनी दुकान बंद करके बैठ जाएगा, गोल के सामने 4 गोल नहीं होने देगा। बहुत सारे वेल्स के चांसेस यहाँ पे नहीं लग रहे।
ग्रुप सी के अंदर वी हैव पोलैंड जो कि टॉप ऑफ द ग्रुप है आफ्टर द सरप्राइजिंग रिजल्ट्स जिस तरह रहे हैं। अर्जेंटीना और सऊदी अरेबिया और मेक्सिको जिनको अभी तक सिर्फ 1 पॉइंट मिला है, उनका भी एक आउटसाइड चांस है क्वालिफाई करने का। गोल डिफरेंस, आई मीन अगेन चारों टीमें इसमें जो हैं वो क्वालिफाई कर सकती हैं। सऊदी अरेबिया मेक्सिको का मैच है, पोलैंड अर्जेंटीना का मैच है। यू वुड एक्सपेक्ट कि अर्जेंटीना जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और बीट करेगी पोलैंड को, मगर पोलैंड ने उनके पास उनके जो प्लेयर्स हैं वो बहुत अग्रेसिव खेलते हैं। और जिस तरह अर्जेंटीना रिएक्ट किया था सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, तो अर्जेंटीना उनको होशियारी से और कहते हैं सोच अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ खेलना पड़ेगा, वरना पोलैंड उनको काफी मार के निकाल देगा टीम। ग्रुप डी के अंदर फ्रांस क्वालिफाई कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, ट्यूनीशिया। ये प्रॉब्ली सबसे अंडरवेलमिंग ग्रुप है। इधर किसी टीम ने कोई इतनी एक्साइटिंग परफॉर्मेंस नहीं दी अदर देन फ्रांस जो कि ऑन फॉर्म चल रहे हैं और वो जिंक्स तोड़ने वाले हैं कि प्रीवियस विनर जो है वो ग्रुप स्टेज से आगे यूजुअली नहीं जा पाता पिछले कई वर्ल्ड कप से। तो बिल्कुल इस तरह का है। और फ्रांस ने ट्यूनीशिया से खेलना है, फ्रांस पहले ही पहुंच चुका है। जो ऑस्ट्रेलिया डेनमार्क का गेम है उसमें भी एक सिंपल रेशियो है फॉर डेनमार्क, इफ दे विन दे गो थ्रू। और ऑस्ट्रेलिया को ड्रॉ चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग, एंड ऑस्ट्रेलिया नीड्स अ ड्रॉ। ग्रुप ई के अंदर उबैद स्पेन, जापान, कोस्टारिका, जर्मनी, चारों टीमों का चांस है। 4-3-3-1 पॉइंट्स हैं और ये भी एक बहुत ही जबरदस्त फाइनल डे होगा। लेकिन आई थिंक जापान के लिए तो जिंदगी थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है स्पेन के साथ खेलते हुए। जी, जापान के लिए मुश्किल है। जर्मनी का रिलेटिवली आसान गेम है, मगर वही देखने को मिलेगा कि कोस्टारिका जो है पीछे बैठ के खेलेगा, डिफेंस करेगा। अब क्या वो बेहतर तरीके से डिफेंड करता है बनिस्बत जो उन्होंने स्पेन के अगेंस्ट किया था, वो देखने को है। वरना आई एक्सपेक्ट कि स्पेन और जर्मनी इस ग्रुप में थोड़ी निकल जाएंगे। ओके, द ग्रुप एफ के अंदर क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम। अगेन कैनेडा इज आउट नाउ। कैनेडा ने कुछ थोड़ा परफॉर्मेंस इस बार नहीं अच्छी दी, हालांकि एक्सपेक्टेशंस बहुत थी उनसे। बट क्रोएशिया, मोरक्को, बेल्जियम, इन सब का भी चांस है। और मोरक्को का रिलेटिवली इजी गेम है। आई बिलीव कैनेडा के साथ बेल्जियम और क्रोएशिया का गेम बहुत जबरदस्त होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर वहां पे क्रोएशिया बेल्जियम का मैच ड्रॉ होता है और मोरक्को जीत जाती है, so Belgium then would be out of the World Cup. Yes. Yeah, so and I expect कि Belgium will be out of the World Cup. जिस तरह उन्होंने खेला है, और क्रोएशिया जो है वो वर्ल्ड कप से हमेशा बिग टूर्नामेंट हमेशा अच्छा खेलती है। लास्ट टाइम फाइनल भी पहुंचे थे, उनको उठा दिया। जी, बहुत अच्छा। लास्ट टाइम भी उन्होंने वर्ल्ड कप उन्होंने खेला, फाइनल तक पहुंचे थे। तो आई एक्सपेक्ट कि इसमें बेल्जियम जो है वो पहला हमें सरप्राइज इसमें मिलेगा जो निकल गया टूर्नामेंट। ग्रुप जी में ब्राजील ऑलरेडी क्वालिफाइड, स्विट्जरलैंड, कैमरून, सर्बिया, इन तीनों के चांसेस हैं अभी भी। अगेन इनके फाइनल डेज पे मैचेस होंगे, ये भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा। और फाइनल जो अपना ग्रुप एच है जिसका एक मैच अभी आज रात को होना है पोर्चुगल का भी उरुग्वाय के साथ, वो भी एक बहुत क्रूशल गेम है। यहाँ पे उरुग्वाय ने अगर पोर्चुगल को हरा दिया तो जबरदस्त हो जाएगा, फिर काफी ग्रुप ओपन हो जाएगा, काफी जबरदस्त हो जाएगा। आई थिंक फॉर द वर्ल्ड कप अच्छा रिजल्ट यही होगा कि उरुग्वाय आज जीत जाए। एंड ऑल्सो वैसे विद रोनाल्डो प्लेइंग जिस तरह वो खेल रहा है, वो गेम को थोड़ा रोक रहा है विद हिज लिमिटेड एबिलिटी। तो देखने वाली बात है कि वो किस तरह उरुग्वाय उनके अगेंस्ट खेलता है। अब उनके अच्छे चांस है जीतने के। राइट, इट प्रॉमिसेस टू बी अ वेरी वेरी एक्साइटिंग वीक। पूरा हफ्ता बहुत जबरदस्त मैचेस से भरा हुआ है और आई थिंक बाय द टाइम हम लोग वापस सैटरडे को आएंगे स्टूडियो के अंदर, हमारे पास पूरी प्लेऑफ्स की लिस्ट होगी। एंड आई थिंक वी कैन लुक फॉरवर्ड टू सम एक्सीलेंट मैचेस। जिस तरह का अभी तक ये वर्ल्ड कप रहा है, सबको सरप्राइज करता रहा है। आई थिंक कतर सरप्राइजेस प्रोड्यूस मजीद करता रहेगा थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। आई एम रियली होपिंग कि इस बार ऐसी टीम कोई जीते जो पहले वर्ल्ड कप ना जीती हो। यहाँ पे कुछ चांस लग रहा है। आई थिंक बिल्कुल। आई थिंक अगर जिस तरह अगर मोरक्को आगे ज्यादा आगे जाए वर्ल्ड कप में, उसमें वर्ल्ड कप का इंटरेस्ट बहुत बढ़ेगा। अरब वर्ल्ड से ताल्लुक है, वो बहुत अच्छा होगा टूर्नामेंट के लिए। नेदरलैंड्स कभी वर्ल्ड कप नहीं जीता, ऑल द चांसेस कम है।
बट अगेन ब्राजील की वापसी, ब्राजील इतने सालों से वर्ल्ड कप नहीं जीता, नहीं जीता, yes. अर्जेंटीना में मेसी का फाइनल वर्ल्ड कप, रोनाल्डो का लास्ट कप, सो बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है जिसमें को ये वर्ल्ड कप को अच्छा बनाएगी, जो इनका लास्ट नॉकआउट स्टेज है। लॉट्स ऑफ एक्साइटमेंट टू कम एंड आई एम श्योर हमदान एंड उबैद अगले हफ्ते सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो हमारे पास और बहुत सारी जबरदस्त डिस्कशंस करने की होंगी। मीनवाइल आप हमें और इन दोनों की एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेजेस के ऊपर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पे ये लोग शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करते हैं, आप अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ अगले हफ्ते मुलाकात होगी सैटरडे को रात 11 बजे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।